नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यदि किन्हीं दो सदिशों गुणनफल सदिश राशि प्राप्त हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने अदिश गुणनफल को डिटेल में समझा था ठीक उसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे, सदिश गुणनफल को भी डिटेल में समझेंगे। और ये बिल्कुल एज इट इज वही चीज होगी जो वहां पर हमने पढ़ी है। वो कि वो पॉइंट होंगे, वो कि वो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, बस लिखने का तरीका क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो वो अगर आपके एकदम सिस्टमेटिक सेट है तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक करके उसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हो तो उनके सदिश गुणनफल को आप मैथमेटिकली किस प्रकार से लिख सकते हो, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि ए तथा बी दो सदिश राशियां हो तो उनके सदिश गुणनफल को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहां पर था डॉट, यहां पर है क्रॉस, तो ए क्रॉस बी, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, सदिश राशि आएगा। आपने लिखा है देखो सदिश राशि। तो अगर सदिश राशि है तो उसमें आपको उसके परिमाण को भी दर्शाना पड़ेगा और उसकी दिशा को भी दर्शाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो मोड ए मोड बी साइन थीटा। वहां कॉस थीटा था, यहां पर क्या है, साइन थीटा। तो ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो उसको हम लिखते हैं एन कैप। तो ये तो है इसका क्या, ये तो है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड या इसका परिमाण। और ये जो है एन कैप वो क्या है, इसकी डायरेक्शन या दिशा। तो देखिए जो रिजल्टेंट आंसर आया आपका उसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो एन कैप है वो है तो डायरेक्शन, लेकिन उस डायरेक्शन किसकी है, तो ये जो भी परिणामी आपका आएगा उसकी दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। देखो एन कैप हमेशा क्या है, एकांक सदिश, यानी इसका अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये दिशा कौन सी दर्शा रहा है, कि जो भी आपका इसका परिणामी है उसकी दिशा को दर्शा रहा है। जो भी दिशा होगी वो दिखा देगा, ठीक है ना, वो एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी, या उनका कॉम्बिनेशन होगी। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यहां पर आपको एक दिशा मिल रही है। तो एन कैप को आप क्या लिख सकते हो, एन कैप को आप ऐसे लिख दो, एन कैप क्या है, जो भी परिणामी है, परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट। तो क्या लिखा आपने, परिणामी की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हमें इस वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज वापस वही होगी, मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, उसको आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर सदिश गुणनफल के कुछ गुणधर्म लिखे, वो सेम अदिश गुणनफल की तरह ही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। ये ध्यान रखिए आप, नहीं होता है। वहां पर तो क्या था, क्रम विनिमय था, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमने क्या लिखा है, वहां पर तो था लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य, लेकिन यहां पर समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य। क्यों, क्योंकि समांतर है, इसका मतलब एंगल 0, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन 0 0, इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो गया, 0।
तीसरा हमने लिखा है दो लंबवत सदिशों का गुणनफल यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। क्यों? क्योंकि थीटा 90 और साइन 91, तो वो हो गया मैक्सिमम, तो इसलिए हो गया ए क्रॉस बी। अगर मैं ए और बी के बराबर है, मोड ए मोड बी है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल वही है। और फोर्थ हमने लिख दिया कि जिस प्रकार से अदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है, उसी प्रकार से सदिश गुणनफल भी क्या करता है, बंटन नियम का पालन करता है। यानी अगर कोई दो वेक्टर का सम को आप क्रॉस कर रहे हो तो दोनों के साथ अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। और वापस वही चीज मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे आप डॉट हो या क्रॉस, हमेशा ध्यान रखिए कि इन दोनों के दोनों साइड, मतलब डॉट और क्रॉस दोनों के इधर और इधर हमेशा क्या होना चाहिए, वेक्टर ही होने चाहिए, तब उसका मीनिंग है, अदरवाइज उसका मीनिंग ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्केलर है, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, वो मीनिंगलेस होगा, ठीक ना, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। बस ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये गलती कई बार हमारे हो जाती है। और लास्ट में हमने लिखा है घटकों के रूप में आप किस प्रकार से लिखोगे, तो घटकों में हम इस प्रकार से सारणी क्या डिटरमिनेंट बना करके लिखते हैं। ए क्रॉस बी है तो आई जे के दोनों सबके कंपोनेंट लिख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सारणी को सॉल्व करना आपको आता ही है, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस जे कैप दिस इंटू दिस और के कैप दिस इंटू दिस, वो सब आपको पता है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सारणी कैसे सॉल्व होती है वो आपको पता है। तो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप लोगों ने एक बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा टो, उसको हम कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। तो ये देखिए यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। यहां पर हम सिर्फ अब ये टो क्या उसको नहीं समझ रहे, हाँ टो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो इसको इस तरह से निकालेंगे। फिर आप लोगों ने एक पढ़ा होगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई भी आपके पास मान लीजिए पैरेललोग्राम और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज में एरिया क्या होता है, जो कोई भी दो जो एडजेसेंट साइड होती है, आसन्न भुजाएं होती है, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सपोज करो आपके पास इस प्रकार समानांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई है, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, तो ये दो आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसके एरिया को हम लिखते हैं एल क्रॉस बी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि बल आघूर्ण हो गया टो इजिकल टू आर क्रॉस एफ, और कोई भी समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं एल और बी है इस तरह से, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी। ये किसका क्षेत्रफल है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो अब हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था सदिशों का गुणनफल, जिसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, उनको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब देखो यहां पर हमने जब अदिश और सदिश गुणनफल की बात की थी तो एक बहुत बेसिक सी चीज हमने ये सीख ली कि अगर आप डॉट या क्रॉस कुछ भी हो, आप प्रोडक्ट कर रहे हो और जो आपका रिजल्टेंट है अगर वो आपको अदिश मिल रहा है तो उसको हम सिंपल सा नाम दे देंगे क्या, अदिश गुणनफल। और यदि आपको वो सदिश मिल रहा है यानी वेक्टर मिल रहा है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, सदिश गुणनफल। बस ध्यान ये रखना है कि होने हमेशा क्या चाहिए, जो भी आपका ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी संक्रियाएं कर रहे हो, वो किस पर कर रहे हो, सदिश राशियों पर कर रहे हो। बराबर के इस साइड में कोई भी अदिश नहीं होगा, बराबर के इस साइड में हमेशा सदिश होगा। इधर आपका अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। अदिश होगा तो अदिश गुणनफल, सदिश होगा तो सदिश गुणनफल। अब अगर मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके लिए हम किस प्रकार से प्रोडक्ट को लिखेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत छोटा सा है, उसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या शब्द काम में लेते हैं, या इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको आप लिखो ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखो, ट्रिपल प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिक गुणनफल। याद रखना त्रिक गुणनफल का मतलब हो गया आपके पास तीन राशियां हैं, लेकिन तीनों ही राशियां है कैसी, सदिश है। तीनों ही राशियां कैसी है, सदिश है, ये ध्यान रखना। अब अगर उन तीनों राशियों को आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हो कि उनका आंसर अदिश आ जाए तो उसको हम कह देंगे अदिश त्रिक गुणनफल। और अगर आप उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो कि उनका आंसर क्या आ जाए, सदिश आ जाए, तो उसको हम कह देंगे सदिश त्रिक गुणनफल। तो आपका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी भी दो कैटेगरी है, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली कैटेगरी है अदिश त्रिक गुणनफल, जिसको आप कहते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी हो गई और दूसरी कैटेगरी होगी आपकी सदिश त्रिक गुणनफल, जिसको आप कहते हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो कैटेगरी है। अब हमें क्या करना, डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट आपको स्केलर मिल जाएगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिल जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करो आपके पास 3 वेक्टर क्वांटिटी है, कौन कौन सी, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। तो अगर मुझे इसके ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है, वो भी कैसा, स्केलर, तो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? उसको दर्शाने का देखो तरीका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। यहां प्लस नहीं है, क्रॉस है, तो आपको पता है देखो क्रॉस के दोनों साइड वेक्टर होने चाहिए, ये रहे दोनों साइड वेक्टर। फिर दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो ये देखो डॉट के इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या, ये एकदम एप्रोप्रिएट है, ये मीनिंगलेस नहीं है। तो कोई भी 3 सदिश राशियों के अदिश-त्रिक गुणनफल को हम इस तरह से लिखते हैं, ये आप ध्यान रखना, ए डॉट बी क्रॉस, इसको दर्शाने का सेम तरीका है। अब इसको आप बी डॉट ए क्रॉस सी भी कर सकते हो, सी डॉट ए क्रॉस बी कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसको हो गया दर्शाने का तरीका। अब इसका मान कैसे आएगा? एक तरीका तो मान निकालने का क्या हो गया, पहले आप बी क्रॉस सी निकालिए सारणिक बना करके, फिर जो भी वेक्टर आ गया उसको इसके साथ डॉट कर दीजिए, जो हमने घटक सॉरी, जो हमने घटक के रूप में लिखा था। एक मिनट। और दूसरा इसका एक इजी तरीका होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो लिखने का एक तरीका होता है, मैं यहां बताता हूं आपको। इसको हम इस तरह से बॉक्स एबीसी भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बॉक्स एबीसी। और इसका मान कैसे आएगा? आपको सारणिक सॉल्व करनी है, लेकिन सारणी कैसे सॉल्व करोगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इस प्रकार से सारणी को जब आप सॉल्व करोगे तब इसका मान सीधा ही निकल करके आ जाएगा, आपको अलग अलग इस प्रकार से क्रॉस डॉट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरह से होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार काम में आ जाता है। ठीक है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझना पड़ेगा। अब अगर मैं सदिश-त्रिक गुणनफल की बात करूं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखिए, मैं यहां पर देखो, इसको थोड़ा हम समझते हैं। यहां पर मैं आपके 3-4 कुछ लिखता हूं पॉइंट्स, फिर हम कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, मैंने एक तो लिखा है आपका ए डॉट बी डॉट सी, एक तो मैंने ये लिखा है, एक मैंने लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, एक मैंने लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, और एक मैंने लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक मैंने ये इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, एक बार मैं इसको साइड से रफ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, पूरे को हटा देते हैं। अब देखो, मैंने 4 चीजें लिखी है, आपको दिखाई दे रही है। अब देखो, आप जब भी इस वीडियो को सुने तो एक काम कीजिएगा, ये चारों लिख लीजिए और वीडियो को कीजिए पॉज। अब आप आराम से इसको सोचिए कि इसमें से कौन सा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आराम से सोचिए और इन चारों के बारे में आपका क्या क्या विचार है वो आराम से नोट डाउन कीजिए, और फिर अब जब वापस वीडियो को ऑन कीजिए और फिर समझिए कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, या क्या किसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये काम पहले कीजिएगा। अब देखो, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हम एक एक करके विचार करते हैं। देखो, पहले को देखते हैं हम, तो यहां पर देखो ए डॉट फिर बी डॉट सी, तो देखो बी डॉट सी का आंसर क्या आएगा? हमेशा ही स्केलर आएगा। और मैंने आपको क्या बताया, डॉट के दोनों तरफ वेक्टर होने चाहिए, तो एक तरफ तो वेक्टर है, दूसरी तरफ स्केलर है, तो इसका मतलब ये तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो मीनिंगलेस है। ये क्या है? मीनिंगलेस। ये आपका एक तरह से मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। फिर दूसरे पर आते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये मीनिंगफुल है, लेकिन ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि डॉट है बीच में, तो ये आपको क्या फाइनली देगा? आपको अदिश-त्रिक गुणनफल देगा। तो ये सही तो है, लेकिन ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम थर्ड पर आते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, वापिस यहां पर वही सिचुएशन हो गई, क्रॉस के इधर तो वेक्टर है, लेकिन बी डॉट सी का आंसर क्या होगा? स्केलर। तो क्रॉस के इधर स्केलर है, तो वो भी क्या हो गया? मीनिंगलेस। तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। और नंबर 4 क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो देखो बी क्रॉस सी का आंसर भी वेक्टर, और एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? वेक्टर। तो आपको मैंने यही कहा, अगर 3 वेक्टर इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो कि उनका आंसर भी वेक्टर आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट थे जिसको मैंने आपको बता दिया, चाहे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो चाहे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं वो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स थे उनको पूरा डिटेल में पढ़ लिया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा फील्ड है, क्षेत्र है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।